नमस्कार दोस्तों, आज हम रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स को देखेंगे। रूसो जो थे एक प्रकृतिवादी विचारक थे। वे प्रकृति से प्रेम करते थे। तो आइए उनके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखते हैं। रूसो का पूरा नाम जीन जैक्स रूसो था। इनका जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उनकी जो चाची रहती हैं उनका पालन पोषण करती हैं। उनके पिता एक घड़ी साज थे, यानी कि घड़ी का दुकान था उनका, और वे रूसो पर बहुत कम ध्यान देते थे। दूसरी ओर उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और जबकि पिता उन पर कम ध्यान देते थे। रूसो बचपन में इधर उधर घूमते रहते थे। इसी कारण से वे स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक एवं सरल वातावरण के संपर्क में आए। इस प्राकृतिक वातावरण का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, परंतु अपने पिता और चाची के लापरवाही के कारण उनमें दुर्गुणता यानी कि बुरी आदत आ गई, क्योंकि उनकी चाची और पिता तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद वे 6 वर्ष की अवस्था में उपन्यास पढ़ने लगे, जिसके कारण उनमें मूल प्रवृत्ति एवं आत्म अभिव्यक्ति की भावना जागी। विद्यालय की शिक्षा उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका, क्योंकि उस समय जो विद्यालय की शिक्षा थी उसमें कठोरता और दंडता थी। कठोर दंड दिया जाता था। इसके साथ साथ विद्यालय में अनुशासन की स्थापना के लिए कठोर दंड दिया जाता था। 10 वर्ष की आयु में वे अपने चचेरे भाई के साथ एक अध्यापक के यहाँ लैटिन भाषा की पढ़ाई करने जाने लगे, परंतु उसमें उन्हें रुचि नहीं थी। 12 वर्ष की अवस्था में वे एक व्यवसाय के यहाँ काम करने लगे, लेकिन व्यवसाय की कठोरता ने उन्हें वहाँ से भागने को विवश कर दिया। व्यवसाय भी उनके साथ अत्याचार करता था, जिसके कारण उनको विवश होकर वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद वे किशोरावस्था तक प्रकृति का प्रेमी बन गए। उनको प्रकृति से प्रेम भी था, इस प्रकार वे प्रकृति के प्रेमी बन गए। ग्रेव्स ने उनके बारे में कहा है कि रूसो ने घूमने से अपने प्राकृतिक प्रेम को ढींढ बनाया तथा उसने गरीबों एवं पीड़ितों की दशाओं से सहानुभूति की भावना सीखा। इस प्रकार के वातावरण में उन्होंने अपने जीवन में 21 वर्ष व्यतीत किए। इसी युवावस्था में समाज ने उन पर झूठे आरोप लगाए और उनको दंडित भी करता है समाज, जिस कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। फिर वे फ्रांस चले जाते हैं। वे जेनेवा से फ्रांस चले जाते हैं। तो जेनेवा से भागना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम था। रूसो फ्रांस जाकर बीमार पड़ गए। जेनेवा से तो चले जाते हैं, लोग वहाँ दंडित करते हैं उनको, उनके साथ अत्याचार करते हैं, इस कारण उनको भागना पड़ता है। इस बीमारी में उनकी साहित्यिक अध्ययन की ओर रुचि बढ़ी। रूसो ने प्लेटो, हॉब्स, लॉक, वॉल्टेयर, ये विचारक थे, आदि के ग्रंथों को अध्ययन किया और खुद भी लेखक बनने का प्रयास किया। और इसी प्रयास काल में उन्हें एक प्रकार की अंतर्दृष्टि की प्राप्ति हुई, और उसके बाद रूसो 1770 से अपनी रचना का प्रकाशन करना शुरू कर देते हैं। रूसो के जीवन पर प्लेटो का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। रॉबिन्स, लॉक, वॉल्टेयर द्वारा लिखित शिक्षा संबंधित विचार अपनी लेखनी द्वारा अमिट छाप छोड़ गए। इस महान युग के प्रवर्तक, शिक्षा सुधारक, राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक, इस प्रकार इन्हें आधुनिक प्रजातंत्र का जनक भी माना जाता है रूसो को। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु 1778 ईस्वी में हो जाती है। इनकी रचनाओं को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचना है। प्रोजेक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ एमडी डिसेंट मैरी, डिस्कोर्स ऑफ द साइंसेज एंड आर्ट्स, डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी एमंग मैन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू होलिज्म, इमाइल,
इसको एमिल भी बोलते हैं। रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण। रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में देखते हैं। रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण उनके जीवन की प्रतिक्रिया थी। उनको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला प्रकृति से। इस कारण वो प्रकृति से प्रेम करने लगे। उन्होंने वही सीखा जो कुछ उनके वास्तविक जीवन एवं परिस्थितियां ने उन्हें सिखाया। क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो गया था, इस कारण उनको अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। पिता भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। रूसो की विभिन्न परिस्थिति, जैसे माता का प्यार स्नेह ना मिलना, पिता के कठोर दंड का भागी बनना, विद्यालय की कृत्रिमता एवं शिक्षकों द्वारा निर्ममता से पीटा जाना, आवारागर्दी का जीवन बिताना आदि ने उनके हृदय में समाज एवं सभ्यता के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दिया था। इस स्थिति में इधर उधर घूमते रहने के कारण प्रकृति के लिए उनका प्रगाढ़ निष्ठा हो गई, यानी कि प्रकृति से प्रेम हो गए। क्योंकि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। माता का भी प्यार नहीं मिला, पिता का भी प्यार नहीं मिला, विद्यालय में भी उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पर कठोर अनुशासन और दंड दिए जाते थे। इस प्रकार वो प्रकृति में इधर उधर घूमने लगे, जिसके कारण उनको प्रकृति से प्रेम हो गया। ऐसी स्थिति में उनका प्रकृतिवादी दृष्टिकोण बनना स्वाभाविक ही था। रूसो ने प्रकृति को सभी गुणों से संपन्न माना है। उनका मानना था कि प्रकृति की गोद में ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। इंसान सुखी प्रकृति में ही रह सकता है, बाकी ये सब कृत्रिम चीज़ है, अनावश्यक चीज़ है। क्योंकि समाज में कृत्रिमता एवं असमानता है, इसी कारण उन्होंने एक नारा दिया था जिसमें प्रकृति की ओर लौटो उन्होंने कहा था। ये महत्वपूर्ण नारा है उनका। रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ क्या है? सामाजिक प्रकृति। इसका अभिप्राय यह है कि समाज का जो स्वाभाविक रूप है उसे उसी ढंग से स्वीकार किया जाए, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं आनी चाहिए। प्रकृति के जैसा स्वरूप है समाज में, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है कि रूसो ने प्रकृति शब्द का दूसरा अर्थ मनोवैज्ञानिक प्रकृति से लगाया है। रूसो ने इसके अंतर्गत मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति, रुचि, योग्यता एवं क्षमता को माना जाता है। प्रकृति शब्द का तीसरा अर्थ यहाँ पर है बाह्य प्रकृति से लिया गया है इसको। इस रूप में प्रकृति शिक्षा का सृजन करती है। रूसो ने लिखा है कि हम शिक्षा प्रकृति, मनुष्य या वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। रूसो ने बालक की शिक्षा में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग निम्न तरीके से करते हैं। पहला है यहाँ पर बालक को बालक मानना। दूसरा, बालकों को उसकी प्रकृति, योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा देना। बालक की जितनी योग्यता है, क्षमता है, उसको उसी प्रकार से शिक्षा देना। बाह्य प्रकृति के संपर्क द्वारा शिक्षा प्रदान करना। बाहरी यानी खुली वातावरण, बालक के विकास के अनुसार उचित समय पर उचित शिक्षा देना। विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का कर्मिक एवं स्वाभाविक विकास करना। आइए देखते हैं रूसो का शिक्षण सिद्धांत। रूसो का मानना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से आती है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों को पॉल मुनरो ने अपने शब्द में व्यक्त किया है कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया ना होकर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक विकास है, ना कि एक बाह्य समृद्धि। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति एवं रुचियों में कार्यशीलन से प्राप्त होती है, ना कि बाह्य शक्ति की प्रक्रिया से। यह प्राकृतिक शक्तियों का एक विस्तार है, ना कि सूचना का संग्रह। यह स्वयं जीवन है, ना कि बाह्य जीवन की रुचि।
विशेषताओं से दूर भावी जीवन की तैयारी। यह समस्त विचार रूसो के आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करता है। अब देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है कि जीवन की प्राप्ति बालक अपने अंग, ज्ञानेंद्रिय तथा शक्ति के संचालन से आनंद प्राप्त करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि सिर्फ बालक को पढ़ने लिखने में ही लगा दिया जाए, अपितु उसके सभी स्वाभाविक कार्यों में सहयोग देकर उनके विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ने के लिए यहाँ पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि उनके विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का विकास करना है। इससे स्पष्ट होता है कि रूसो बालक की संपूर्ण शक्तियों का विकास करके, यानी कि उन बालक की संपूर्ण शक्ति पर यहाँ रूसो बल देते हैं। उन्होंने ऐसा मानव बनाना चाहा जो जीवन का आनंद ले सके। बालक यानी कि बालक इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करे कि उसका संपूर्ण विकास हो और वो अपना जीवन आनंदित तरीके से जीना सीखे। अब देखते हैं रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 स्रोत हैं, प्रकृति, मनुष्य और वस्तु। हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति से संबंधित प्रकृति विज्ञान, भूगोल आदि इसमें आ जाएगा। यहाँ पर 3 उन्होंने बताया है, प्रकृति, मनुष्य और वस्तु। तो प्रकृति से संबंधित ये हो गया, और मनुष्य से संबंधित मनोविज्ञान, इतिहास, समाज विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्यिक भाषा आदि। और वस्तु से संबंधित यहाँ पर हो गया भौतिक शास्त्र, पदार्थ विज्ञान आदि। रूसो ने शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया, जो इस प्रकार है। शैशवावस्था के लिए पाठ्यक्रम, यह शारीरिक विकास की, शैशवावस्था को शारीरिक विकास की अवस्था माना गया है, तो यहाँ पर शैशवावस्था के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। दूसरा, बचपन के लिए पाठ्यक्रम, जैसे इसमें इंद्रियों के विकास के लिए, बालक के इंद्रियों के विकास के लिए खेल कूद, गिनना, निरीक्षण करना, संगीत, नृत्य आदि को स्थान दिया गया है। लड़कपन के पाठ्यक्रम, इस काल के पाठ्यक्रम के आधार निरीक्षण ना होकर उपयोगी होता है। इस स्तर पर भूगोल, दस्तकारी, प्रकृति विज्ञान आदि इसमें शामिल किया गया है। किशोरावस्था के लिए पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, राजनीति शास्त्र और दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब देखते हैं नारी शिक्षा का पाठ्यक्रम, उन्होंने क्या बताया है नारी शिक्षा के संबंधित। रूसो नारी के लिए पुरुषों के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्थक नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि स्त्रियां पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई थी कि नारी के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। मेन ये देखा जाता है कि जो नारी होती हैं उनसे उनका प्यार ही नहीं मिला। उन बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और एक उनकी दोस्त रहती है सोफी, तो वो भी किसी तरह उनसे छोड़कर वो चली जाती हैं। तो इस प्रकार इनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है नारी के प्रति। रूसो यहाँ पर देखिए, वे नारी शिक्षा का उद्देश्य पुरुषों के सुख साधन में वृद्धि करना मानते थे। इसलिए वे नारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह शिक्षा, संगीत, नृत्य, सिलाई, बुनाई आदि को स्थान दिया। इनका मानना था कि नारी वही शिक्षा ले जो पुरुष के सुख साधन दे सके। शिक्षण विधि क्या बताया इन्होंने? खुद करके सीखना, स्वयं करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना और अनुभव द्वारा सीखना, ये उन्होंने विधि बताया, 3 विधि। अब अनुशासन देखते हैं। रूसो का अनुशासन आदर्शवादियों से अलग था। वे बालक के स्वतंत्रता के समर्थक थे और वे बालकों के ऊपर किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण नहीं चाहते थे। रूसो प्रकृति के अनुसार अनुशासन में विश्वास रखते थे। रूसो के अनुसार एमिल शिक्षा, रूसो के एमिल ग्रंथ में एमिल नाम का एक काल्पनिक बालक है यहाँ पर,
जिसमें उसके जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की शिक्षा व्यवस्था है। इस पुस्तक को 5 भाग में बांटा गया है। शैशवकाल, बचपन, लड़कपन, किशोरा और सोफी। शैशवकाल, जन्म से इसको 3 वर्ष तक माना गया है। उनका मानना था कि माँ का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्वस्थ बनाने का प्रयास करे, क्योंकि समस्त बुराई निर्बलता के कारण ही होती है। बालक इस कारण शरारती होता है क्योंकि वह निर्बल है। उसको मजबूत बनाओ और फिर वे अपने आप अच्छा हो जाएगा, ऐसा रूसो का मानना है। बचपन, यहाँ 3 से 12 वर्ष तक माना गया है। उन्होंने इस समय का मानव जीवन का नाजुक काल बताया है। उनके अनुसार इंद्रिय शिक्षा का काल है यह। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की समझ में जितनी बातें आती है वे सब इंद्रियों के द्वारा ही आती है। इस समय बालक को समाज की बुराई से बचना चाहिए। लड़कपन का समय उन्होंने 12 से 15 वर्ष तक माना है। यह बौद्धिक शिक्षा का समय है। पॉल मुनरो ने इस समय की शिक्षा की विवेचन करते हुए कहा है कि जीवन का यह वह समय है जिसमें ज्ञान का संचय पर अधिक बल दिया जाता है। रूसो का मानना था कि छात्रों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। आप अपने कार्य द्वारा पढ़ें और शब्दों का सहारा कम से कम लें। यहाँ पर अनुभव पर बल देते हैं। खुद से सीखना। किशोरावस्था को उन्होंने 15 से लेकर 25 वर्ष तक माना है। बच्चों का 15 वर्ष के बाद शरीर, इंद्रिय और मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और इस उम्र में मन की शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि यह शरीर, मस्तिष्क, इंद्रिय और हृदय संपूर्ण मनुष्य का निर्माण करता है। सोफी की शिक्षा। रूसो ने एमिल के 5वें भाग में सोफी की शिक्षा का वर्णन किया है। वे लिखे हैं कि एमिल किशोरावस्था की शिक्षा प्राप्त करके वे पश्चात मनुष्य बन जाता है। एमिल जो काल्पनिक लड़का था और उसको एक साथी की आवश्यकता होती है, अतः रूसो ने सोफी को उनके साथी के रूप में चुना था। रूसो के द्वारा नारी शिक्षा। रूसो ने नारी शिक्षा के विषय में लिखा है कि नारी की संपूर्ण शिक्षा मनुष्य से संबंधित होनी चाहिए। मनुष्य को प्रसन्न रखना, उसके लिए उपयोगी होना, स्वयं को उसके प्रेम एवं आदर के रूप में बनना, अपने बच्चों को शिक्षित करना, उनके विकास एवं पालन करना, उनको अच्छी सलाह देना, उनके लिए अपना जीवन को मधुर बनाना, ये सारी चीजें ही नारी शिक्षा का कर्तव्य है। उन्होंने नारी को ये सब चीज बताया कि ये नारी का कर्तव्य है ये चीजों को करना। इसके साथ साथ रूसो ने नारी शिक्षा का उद्देश्य भी बताया। जैसे पहला नंबर हमारा हो गया शारीरिक शिक्षा। उनके अनुसार स्त्री पुरुष को तभी प्रसन्न कर सकती है जब एक स्वस्थ और सुंदर हो। वह स्वस्थ और सुंदर हो तभी पुरुष को प्रसन्न कर सकती है, खुश रख सकती है। अतः नारी को शारीरिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उनके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पाठ्यक्रम में खेल कूद, घूमना फिरना आदि को स्थान दिया गया है। गृह शिक्षा। वे नारियों में गृह कला के प्रति निपुणता देखना पसंद करते थे। जैसे इन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया है: सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, संगीत, नृत्य कला, भोजन बनाने की कला, पालन पोषण आदि का ज्ञान होना चाहिए एक नारी को। आज्ञाकारिता एवं अध्यवसाय शिक्षा। ये नारी शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया है कि ये उद्देश्य होना चाहिए। रूसो नारी को अपने माता पिता एवं पति के प्रति आज्ञाकारी होने पर जोर देते हैं यहाँ पर, यानी कि बोलते हैं कि एक नारी को अपने माता पिता और पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। उनका मानना था कि यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट का उसको स्वीकार करना चाहिए, जो कि गलत है। उनका मानना था कि स्त्री को परिश्रमी होनी चाहिए ताकि अपने पति के प्रत्येक कार्य और सेवा कर सके। ऐसा उनका रूसो का विचार है, जो कि उचित नहीं है आज के समय में। धार्मिक शिक्षा। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है 3 नंबर,
यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किसी प्रकार का अन्याय हो नारी के साथ तो उसे बिना हिचकिचाहट का स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये चीज़ सही नहीं है, कोई भी इंसान अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकता है। अगला नंबर है धार्मिक शिक्षा। रूसो इस क्षेत्र में बड़ा अनुदार थे। उनका मानना था कि प्रारंभिक स्तर से धर्म रूढ़िबद्ध ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो ने लिखा है, प्रत्येक लड़की को अपने माता का धर्म और प्रत्येक पत्नी को अपने पति का धर्म रखना चाहिए। नैतिक शिक्षा। रूसो ने नारी की नैतिक शिक्षा जनता द्वारा दी गई अच्छे एवं सद्भाव के विचारों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं उनके विचारों का मूल्यांकन, शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन। पहला नंबर है समाज विरोधी। यहाँ पर आलोचनाएं की गई हैं। तो रूसो का जो विचार है असामाजिक है, क्योंकि वे सभ्यता तथा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाया और प्राकृतिक व्यवस्था पर अधिक बल दिया। बच्चों को समाज से दूर प्रकृति के गोद में शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। इसके बावजूद भी यह सत्य है कि समाज रूढ़िवादी तथा दूषित हो सकता है, लेकिन उनका यह मतलब नहीं है कि इसका अभाव में बालक को एक विश्व नागरिक बना दिया जाए। बालक समाज में ही रहकर विकास करता है, क्योंकि वह सामाजिक मूल्य, प्रतिमान और व्यवहार आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा आलोचनाएं की गई है, बालक संबंधी ज्ञान अपूर्ण उन्होंने दिया है। नारी के संबंधित में संकुचित दृष्टिकोण उन्होंने बताया है। रूसो नारी को केवल यौन संतुष्टि तक ही सीमित रखा, जो कि बिल्कुल संकुचित और अनुदार है। प्राकृतिक अनुशासन का सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया है। यहाँ पर रूसो का प्रभाव देखते हैं। अनेक आलोचनाएं और दोष होते हुए भी उनके शैक्षिक विचारों में कुछ अच्छे गुण भी हैं जो हम देखते हैं। शिक्षा का नवीन अर्थ। रूसो ने शिक्षा में नए आयाम दिए। उनके अनुसार शिक्षा आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। उनके अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं वरन समय जीवन है। इसका जॉन डेवी भी समर्थन करते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। रूसो के विचार ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की नींव डाली। इसके बाद पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल ने इसे आगे बढ़ाया। रूसो का मानना था कि बालक को बालक समझकर शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को शिक्षा का केंद्र माना जाए, अर्थात शिक्षा उसकी रुचि, प्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। रूसो शिक्षा में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने स्व अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन किया है। इंद्रिय प्रशिक्षण पर भी बल देते हैं। निरीक्षण, प्रयोग और अन्वेषण द्वारा सीखना चाहिए किसी को भी। मूल्यांकन के संदर्भ में हम देखते हैं शिक्षा विधि एवं पाठ्यक्रम के संबंध में आधुनिक शिक्षा रूसो की ऋणी है। जो आज के समय की शिक्षा है, यहाँ पर रूसो का ऋणी बताया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पहले बालक को समझना चाहिए, उसके बाद उसके विकास की प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। रूसो द्वारा शिक्षण विधि के क्षेत्र में जिन सिद्धांतों को देखा गया उसमें करके सीखना, स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, निरीक्षण, प्रयोग, अन्वेषण आदि को स्थान दिया गया है। इसमें बाद में उसी के आधार पर बहुत सी नई विधियां, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक आदि की खोज निकाला गया। इस प्रकार इस रूसो का इसमें महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार रूसो से संबंधित हमने महत्वपूर्ण उनके विचार को देखा कि रूसो एक प्राकृतिक प्रेमी थे और बालक को स्वयं अनुभव द्वारा सीखने का उन्होंने समर्थन किया। तो इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।